गया है कि टेंस होता क्या है, ठीक है, उसमें टाइम और वर्क होते हैं, टाइम और वर्क होते हैं। आज उसको उसके आगे जानेंगे टेंस को पहचानते हैं कि कैसे, क्योंकि जब आप टेंस को पहचानोगे तभी आप उसको ट्रांसलेट कर पाओगे। और हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है ना, तो आपको हिंदी में पहले सेंटेंस को पहचानना होगा, तभी आप उसको ट्रांसलेट कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं पहचानने का क्या तरीका है। अच्छा, यहाँ से आपको एक्चुअली आज लिखना है। यहाँ से अगर आपने कल नोट नहीं बनाया होगा तो कोई दिक्कत नहीं, नोट नहीं किया तो, लेकिन आज यहाँ से आपको नोट आगे बनाना है, क्योंकि यहाँ से ही सब कुछ होगा शुरू। तो बच्चों, मैंने आपको बताया था टेंस होते हैं, टेंस को हिंदी में क्या कहता है, कहते हैं काल कहते हैं ना बच्चों। टेंस कितने होते हैं बच्चों, टेंस कितने होते हैं बच्चों? टेंस मैंने बताया था आप होते हैं बच्चों प्रेजेंट, पास्ट, और कौन से टेंस होते हैं बच्चों? फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अच्छा, ये हो गया टेंस प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? वर्तमान काल। क्या कहते हैं? वर्तमान काल। जो समय चल रहा है वो वर्तमान काल होता है, पहले ही मैंने कल बताया था आपको। पास्ट को क्या कहते हैं? भूत काल। पास्ट क्या कहते हैं बच्चों? भूत। फ्यूचर को क्या कहते हैं बच्चों? भविष्य काल। भविष्य, भविष्य काल। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहले अगर सेंटेंस प्रेजेंट रहेगा तो उसको हम कैसे पहचानेंगे। अगर बच्चों वाक्य के अंत में है, हो, हूं, है, हो, हूं ये अक्षर दिखाई दे वाक्य के अंत में, तो क्या होता है? वो प्रेजेंट टेंस होता है। अगर वाक्य के अंत में बच्चों था, थे, थी, था, थे, थी, या केवल बच्चों या ये भी दिखाई दे जाए, या ये भी दिखाई दे जाए, तो भी वो क्या होता है? पास्ट टेंस होता है। वो क्या होता है? पास्ट टेंस। अब फ्यूचर क्या होता है बच्चों? वाक्य के अंत में अगर आपको गा, गे, गी, गा, गे, गी दिख जाए तो क्या होता है? फ्यूचर होता है। अच्छा, ये टेंस होते हैं, ये टाइम को दिखाता है। टाइम में वर्क को क्या कौन दिखाता है बच्चों? इंडेफिनिट दिखाता है। इंडेफिनिट, इंडेफिनिट। और क्या होता है बच्चों? कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस। और क्या होता है बच्चों? परफेक्ट। और क्या होता है बच्चों? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है बच्चों। अच्छा, इंडेफिनिट को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? अनिश्चित, अनिश्चित, अनिश्चित। ठीक है, अनिश्चित। कॉन्टिन्यूअस को क्या कहते हैं बच्चों? जारी, जारी रहने वाला, जारी रहने वाला। परफेक्ट को क्या कहते हैं बच्चों? पूर्ण, पूर्ण मतलब जो सफल हो जाए, कंप्लीट हो जाए, पूर्ण काल। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं? पूर्ण प्लस जारी रहने वाला, पूर्ण प्लस जारी रहने वाला। ठीक है, पूर्ण प्लस जारी रहने वाला। अच्छा बच्चों, इसके कॉन्सेप्ट को समझना। अनिश्चित इंडेफिनिट सेंटेंस कौन सा सेंटेंस होते हैं? वो जिनमें कार्य कुछ पता न चले कि हो रहा है, कब हुआ, कब खत्म हुआ, कुछ पता न चले। जैसे वह जाता है, वो खाता है, वो सोता है, वो पीता है, वो रोता है, ये सारे टेंस क्या होते हैं? इंडेफिनिट। कॉन्टिन्यूअस क्या होता है? जो काम चलता रहे, वो जा रहा है, वो खा रहा है, वो सो रहा है, वो पी रहा है ना, वो घूम रहा है, ये सारे क्या है? कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट जो काम कंप्लीट हो जाए, वो खा चुका है, वो जा चुका है, वो रह चुका है, वो पी चुका है, वो घूम चुका है, तो ये सब क्या है? परफेक्ट। परफेक्ट कंटिन्यू है। वो 2 घंटे से जा रहा है, वो 3 घंटे से पी रहा है, वो 4 घंटे से पढ़ रहा है, हाँ, वो 3 बजे से घूम रहा है, ये सारे क्या होते हैं? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसको पहचानेंगे कैसे बच्चों? मेन वर्क, ये बच्चों ये वर्क होता, ये वर्क होता है, ये वर्क। और वर्क कौन दिखाता है? मेन वर्क दिखाता है। वर्क को कौन दिखाता है? मेन वर्क। मेन वर्क मतलब होता है मुख्य क्रिया। और टाइम को कौन शो करता है बच्चों? हेल्पिंग वर्क शो करता है ना। टाइम को कौन शो करता है? हेल्पिंग वर्क शो करता है। टाइम को हेल्पिंग वर्क शो करता है। अच्छा बच्चों, मेन वर्क में आप क्या देखोगे? मेन वर्क में ता, ते, ती, ता, ते, ती अगर देखा आपने तो आप तुरंत जान जाओगे भैया वो क्या है? इंडेफिनिट। अगर मेन वर्क में रहा, रहे, रही लगा है, रहा, रहे, रही,
लगा है तो क्या होता है बच्चों, कॉन्टिन्यूअस होता है। और मेन वर्ब में अगर चुका चुके चुकी लगा है, क्या लगा है बच्चों, चुका चुके या चुकी, ठीक है। मेन वर्ब क्या लगा है बच्चों, चुका चुके चुकी लगा है तो वो क्या हो गया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और सॉरी, मेन वर्ब में अगर चुका चुके चुकी लगा है तो परफेक्ट हो गया। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है बच्चों, अगर मेन वर्ब में रहा रहे रही, रहा रहे रही के साथ समय हो, रहा रहे रही के साथ बच्चों क्या हो, समय, टाइम दिया रहे तो क्या होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। देखिए ध्यान से डिफरेंस इनमें और इनमें, देखिए कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इसमें एक ही डिफरेंस होता है बच्चों। कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, रहा रहे रही केवल रहता है, जबकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में रहा रहे रही के साथ समय भी दिया रहता है ना। एक चीज जो टाइम है वही इसको क्या, इन दोनों में डिफरेंस पैदा कर दे रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं इस चीज को पहचानेंगे कैसे। जैसे एग्जाम्पल मैं बच्चों लिख रहा हूं यहाँ पर, आप समझने की कोशिश करिएगा एग्जाम्पल को ध्यान से, कि वह जा चुका है। आज आपको केवल पहचानना है, क्योंकि आप जब तक सेंटेंस टेंस को नहीं पहचानेंगे तो कैसे आगे काम बढ़ेगा, है ना। सेंटेंस को पहचानेंगे फिर आप उसको टेंस उसमें वो नियम अप्लाई करेंगे, तब जाकर के आपका ट्रांसलेट होगा। अच्छा बच्चों, मैंने कल आपको बताया था यही तीन टाइम में 4 प्रकार से काम होंगे, तो ये 12 प्रकार के टेंसेस बन जाएंगे भैया। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। 12 टेंस हो गए, है ना। लास्ट में सेंटेंस के अंत में देख करके हम पहचानते हैं वो टेंस कौन सा टेंस है, पास्ट है, प्रेजेंट है या फ्यूचर है। और जबकि उसके जस्ट पहले देख करके, उसके जस्ट पहले मेन वर्ब में देख करके हम ये पहचानते हैं कि कौन सा टेंस का पार्ट है, इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है बच्चों। फॉर एग्जाम्पल ये जो लास्ट होता है, जो है हूं, यही तो बच्चों टाइम को दिखाता है, यही तो टाइम को दिखाता है। तो ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब में आता है। और मेन वर्ब किसको कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट पहले होता है। जैसे जाना, कोई काम ही है जाना ना, तो जाने में क्या लगा, चुका चुके चुकी लगा, तो ये क्या है, मैं ये बोलूंगा मेन वर्ब में क्या लगा है, चुका चुके चुकी, क्योंकि जाने में चुका चुके चुकी लगा है, तो ये मेन वर्ब हो गया बच्चों। ये क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो हेल्पिंग वर्ब को देख करके हमने पहचाना है हो किस में लगा है हो हूं, प्रेजेंट में लगा है, पास्ट में लगा, फ्यूचर लगा, प्रेजेंट में लगाया। आपने कहा कि सर प्रेजेंट में लगा, तो ये टेंस तो हो गया प्रेजेंट, लेकिन अभी हम ये नहीं जानते हैं कि प्रेजेंट का कौन सा पार्ट है। तो प्रेजेंट का कौन सा पार्ट है देखने के लिए आप जस्ट हेल्पिंग वर्ब पहले देखो मेन वर्ब में क्या लगा है। मेन वर्ब में लगा है बच्चों जा चुका, तो जाने में क्या लगा है, चुका चुके चुकी, किसमें लगा है, चुका चुके चुकी, परफेक्ट में। यानी कि ये पूरा हम अगर सही सही बोले तो क्या होगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कौन सा टेंस है बच्चों, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं, पहचानिए आप समझ गए। लास्ट में देख करके आप टेंस को पहचानेंगे, उसके जस्ट पहले आप देख करके उस टेंस का कौन सा पार्ट है वो पहचानेंगे। जैसे बच्चों मैं बोलूंगा कि मैं खा रहा था, मैं खा रहा था। बच्चों आप बताओ ये कौन सा टेंस है, मैं खा रहा था। तो देखिए सबसे पहले आपको अंत में देखना है, सर था थे थी कहां, सर था थे थी तो पास्ट में है, तो इसका मतलब ये सब पास्ट टेंस हो गया। ये क्या हो गया, सर पास्ट हो गया। अच्छा पास्ट का कौन सा पार्ट है, पास्ट इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो आप कहोगे सर देखिए मेन वर्ब में क्या लगा है, मेन वर्ब खाने में रहा रहे रही लगा है, इसका मतलब रहा रहे रही तो सर कॉन्टिन्यूअस में है, और लेकिन सर परफेक्ट में ही है। लेकिन इसमें क्या कोई टाइम दिया हुआ है, सर टाइम तो नहीं दिया हुआ, इसका मतलब केवल कॉन्टिन्यूअस है। टाइम दिया रहता है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। अभी ये कौन सा टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब जैसे आपने पास्ट कॉन्टिन्यूअस पहचान लिया, अभी इसके बाद हेल्पिंग वर्ब बताऊंगा, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब लगाओगे, अपना आपका सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाएगा। लेकिन अभी आपको क्या करना है, पहचानना है, आपको पहचानना आना चाहिए। चलिए अगला सेंटेंस लिखना, पहचान करके दिखाइए। अच्छा जैसे मैंने बोला कि सर ये कि रोहन 2 बजे से
या 2 घंटे से, 2 घंटे से 2 घंटे से परीक्षा दे रहा होगा। अब आप बताइए सर कि क्या कौन सा टेंस है? जल्दी से 1 मिनट 1 सेकंड का टाइम है, आप बताइए, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको। पहचान लिया आपने? देखिए लास्ट में, देखिए सिर्फ आप लास्ट में देखिए, लास्ट में क्या लिखा है? गागेगी। इसका मतलब गागेगी किस में है? फ्यूचर में है। आपने तुरंत बोल दिया सर ये फ्यूचर है। फ्यूचर का कौन सा पार्ट है अभी हम नहीं जानते भैया। परीक्षा देना, परीक्षा देना क्या है? मेन वो है। अब परीक्षा दे रहा है, परीक्षा दे रहा है, तो परीक्षा देने में क्या लगा है? रहा, रहे, रही लगा है। किसमें है सर? कॉन्टिन्यूअस में भी है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस अंतर क्या होता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टाइम दिया जाता है। क्या कहीं पर टाइम दिया है? हाँ सर, टाइम दिया है 2 घंटे से। टाइम क्या दिया है बच्चों? 2 घंटे से। इसका मतलब ये सर क्या है? कॉन्टिन्यूअस नहीं है सर, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। कौन सा टेंस है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कौन सा टेंस है बच्चों? ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, अब पहचानना आपको आ रहा है धीरे धीरे? अच्छा चलिए ठीक है, एक आध एग्जांपल और देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब पहचान ले रहे होंगे आप, ठीक है। जैसे मैं बोल दूंगा कि सर कि वे स्कूल में बात करते हैं। वे स्कूल में क्या करते हैं बच्चों? बात करते हैं। अब बताइए वे स्कूल में बात करते हैं कौन सा टेंस है? आपने कहा सर है, हूं लगाया, तो आप इसको तुरंत बोल दीजिए प्रेजेंट है। सर है, हूं केवल प्रेजेंट में लगता है, पास्ट में नहीं लगता, फ्यूचर नहीं लगता। अच्छा, अब प्रेजेंट का कौन सा पार्ट है सर? उसके जस्ट पहले देखिए है, हूं के पहले क्या लगा है? बात करने में तातेती लगा है। बात करने में तातेती लगा, किसमें है सर? ये इंडेफिनिट में है। तो कौन सा हो गया सर? प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस हो गया। प्रेजेंट का प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये कौन सा सेंटेंस हो गया? ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस। एग्जाम्पल और एग्जाम्पल एक लीजिए, जैसे राम बाजार पहुंच चुका था। राम बाजार पहुंच चुका था। बच्चों ये बताइए कौन सा टेंस है? राम बाजार पहुंच चुका था। आप कहेंगे सर लास्ट में था थेती है, पास्ट हो गया। सर लास्ट में क्या है? था थेती है, पास्ट हो गया। और पहुंचने में क्या लगा है? चुका, चुकी, चुकी। किसमें लगता है सर? परफेक्ट में लगता है। चुका, चुकी, चुकी तो केवल परफेक्ट में ही लगता है। तो ये क्या हो गया सर? पास्ट का परफेक्ट हो गया सर, पास्ट का परफेक्ट टेंस हो गया। ठीक है सर, अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग क्या जानेंगे इसके बाद? हेल्पिंग वर्ब। एक चीज और इसमें जानने की बात बच्चों ये है, मैंने आपको ये चीज नहीं बताया, वो क्या है? जो इंडेफिनिट टेंस होता है ना बच्चों, जहां जहां आप इंडेफिनिट सेंटेंस देखेंगे, जहां जहां आप इंडेफिनिट देखेंगे, वहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। वर्ब का कौन फॉर्म लगता है बच्चों? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का। मेन वर्ब बोल दूं नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है जहां जहां इंडेफिनिट देखोगे। जहां जहां पर कॉन्टिन्यूअस देखे, कॉन्टिन्यूअस किसको दिखाते? कौन से शब्द जो कॉन्टिन्यूअस को दिखाते हैं? आईएनजी। तो जहां जहां पर आप कॉन्टिन्यूअस देखोगे, आप जान जाओ कि मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगेगा। उसमें मेन वर्ब जो भी रहेगा, जैसे जाना, खाना, पीना, गोइंग, स्लीपिंग, बाथिंग, वर्किंग, ठीक है, रनिंग, इन सब में क्या होगा? आईएनजी फॉर्म लगेगा। जिसमें जो भी वर्ब को वाले शब्द होंगे उसमें क्या होगा? आईएनजी शब्द लगेगा। अगर कॉन्टिन्यूअस रहेगा तब बच्चों। परफेक्ट में बच्चों मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या लगता है बच्चों? मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म। मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म। ठीक है, मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म। इसमें भी मेन वर्ब में बच्चों आईएनजी फॉर्म लगता है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस से जानते हैं। अच्छा बच्चों, ये आपको कोई भी बेसिक बुक उठा लीजिएगा, उसमें फॉर्म दिए रहते हैं, वो आपको अपने से याद करने पड़ेंगे, वो मैं यहाँ पर लिखवाऊंगा नहीं।
फॉर्म बेसिक ही होते हैं, आप कोई भी बुक उठाएंगे सब आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर कुछ फॉर्म का मैं रिवीजन आपको करवा दे रहा हूँ, जो देखिए इसका भी एक ट्रिक है, मैं आपको बता देता हूँ बच्चों। कुछ जो फॉर्म होते हैं ना बच्चों, वो बहुत ही अटपटे ढंग के होते हैं। कितने कैसे होते हैं बच्चों? अटपटे ढंग के। बस उन्हीं ही फॉर्म को आपको तैयार करना है, बस उसी फॉर्म को तैयार करना है, बाकी सब फॉर्म में ईडी लग करके बन जाता है। जैसे अटपटे फॉर्म कैसे होता है बच्चों? जैसे मैंने बोल दिया कि वर्क, वर्क फर्स्ट फॉर्म हो गया। सेकेंड फॉर्म क्या होगा बच्चों इसका? थर्ड फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म होता है और आईएनजी फॉर्म होता है। यही फॉर्म होते हैं, तीन फॉर्म होते हैं। इसको फोर्थ फॉर्म कह सकते हो या फिर आईएनजी फॉर्म, फोर्थ। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्म मान लो जी, जैसे हो गया कि वर्क, तो वर्क का सेकेंड फॉर्म क्या होगा बच्चों? वर्कड। थर्ड फॉर्म भी वर्कड, और फोर्थ फॉर्म क्या होता है बच्चों? वर्किंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्किंग। ठीक है, अब जैसे मैंने ले लिया बच्चों राइट, ये थोड़ा सा अटपटा है। ऐसे ही जो फॉर्म होते हैं उनको थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये अटपटे हैं। जो बाकी सब ऐसे आपको रेगुलर चीजें मिलेंगी, जो वर्क, 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 वर्किंग, केवल ईडी लग करके सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जा रहा है। उसमें तो आईएनजी फॉर्म लगता ही है, फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी फॉर्म लग जाता है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं। ऐसे कुछ अटपटे वर्ड होते हैं। जैसे राइट का बच्चों सेकंड फॉर्म होता है रूट। क्या होता है बच्चों? राइट का सेकंड फॉर्म रूट। ये नहीं राइट भी नहीं कर दोगे, राइट नहीं कर दोगे, आप क्या करोगे? राइट का सेकंड फॉर्म होता है रूट। थर्ड फॉर्म होता है बच्चों रिटेन। क्या होता है थर्ड फॉर्म? रिटेन। फोर्थ फॉर्म क्या होता है? फोर्थ फॉर्म तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म के में आईएनजी लगता है, तो राइटिंग हो जाएगा। फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा? राइटिंग। ठीक है, ऐसे एक आप वर्ड और लेते हैं। जैसे क्या होता है बच्चों? रन। रन भी थोड़ा सा अटपटा फॉर्म है। रन का सेकेंड फॉर्म बच्चों रैन होता है, सेकेंड फॉर्म रैन होता है, जबकि थर्ड फॉर्म क्या होता है? थर्ड फॉर्म अगेन रनिंग होता है। थर्ड फॉर्म फिर से रन ही होता है, रन, रैन, रन। और फोर्थ फॉर्म क्या होता है? रनिंग, रनिंग। और एक देख लेते हैं, जैसे ईट। ईट मतलब बच्चों क्या होता है? खाना। ईट का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? ईट, ए टी ई। स्पेलिंग ही इसमें चेंज हो जा रहा है। ठीक है, ईट का ए सेकेंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म होता है ईटेन। थर्ड फॉर्म क्या होता है? ईटेन। और फोर्थ फॉर्म क्या होता है? ईटिंग। फोर्थ फॉर्म क्या होता है? ईटिंग होता है। अब जान गए आप। ठीक है, एक आप और बताइए, आप क्या होता है? जैसे खाना, दौड़ना, घूमना, टहलना, बोलना। जैसे टॉक हो गया बच्चों, टॉक मतलब क्या होता है? बात करना। तो टॉक का सिंपल, कोई दिक्कत नहीं इसमें। टॉक, टॉक्ड, टॉक, टॉक्ड हो गया। और इसमें क्या हो जाएगा? टॉकिंग। देख रहे हैं आप, ज्यादातर फॉर्म जो है एक से ही रहते हैं, ईडी ईडी लग करके बन जाते हैं, कुछ का डिफरेंस होता है। जैसे कट होता है, कट का तीनों फॉर्म बच्चों एक ही होता है। कट मतलब काटना, कट का कट, 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 कटिंग। ठीक है, ये कुछ फॉर्म ऐसे होते हैं जिनमें जैसे कट, पुट हो गया, इन सबका तीनों फॉर्म एक ही होता है, उसमें कुछ चेंज नहीं होता। तो ऐसे आप कोई भी ग्रामर की बेसिक बुक उठा लेंगे या फिर आप गूगल पे सर्च कर लेंगे फॉर्म ऑफ वर्क, तो आपको आ जाएंगे। वो लिस्ट आप तैयार कर लीजिएगा, उसमें से भी आपको केवल अटपटे वाले तैयार करने हैं, बाकी जो सीधे हैं तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। और आपको वो कैप तैयार होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका कैप तैयार नहीं होगा तो आप ट्रांसलेशन जानने के बाद, सब कुछ समझने के बाद भी आप उसको ट्रांसलेट कर नहीं पाओगे, क्योंकि ट्रांसलेशन में हिंदी के शब्द ही तो होंगे। अगर हिंदी शब्दों को आप इंग्लिश में कन्वर्ट करना नहीं जानोगे तो आप उसको ट्रांसलेट कैसे करोगे, है ना। चलिए गाइस, तो फिर हम उसके आगे से सीखते हैं। आज जो अगला टॉपिक है वो है हेल्पिंग वर्ब के बारे में हम जानेंगे। किसके बारे में? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब बच्चों क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब वो वे वर्ब होती हैं जो सेंटेंस को सहायता करती हैं उसका अर्थ कंप्लीट करने में। ठीक है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया। मुंह जबानी आपको रटा होना चाहिए। अगर ये आपको रटा नहीं होगा तो फिर आप आगे का ट्रांसलेशन नहीं कर पाएंगे बच्चे। ठीक है, तो आपको ये रटा होना चाहिए, तभी आप, नहीं तो बहुत सारी चीजें आपको और याद करनी पड़ जाएंगी अगर आपने ये इसको नहीं रटा तो। चलिए देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब 12 टेंसेस के होते हैं। 12 टेंसेस जानते हैं, 4 प्रेजेंट के, 4 पास्ट के, 4 फ्यूचर के। तो पहला तो टेंस बन जाएगा बच्चों क्या? प्रेजेंट का
यहां से लिखते हैं बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब बच्चों क्या होती है? डू या डज होती है, डू या डज। दूसरा है बच्चों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बच्चों? इज, एम और आर। ठीक है, ऐसे ही पूछा जाएगा, ऐसे ही आपको बताना। जैसे मैं पूछूंगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, तो आप बताओगे इज, एम, आर। तीसरा बच्चों क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी बच्चों? हैज या हैव। चौथा क्या है बच्चों? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी बच्चों? हैज बीन लगेगा या फिर हैव बीन लगेगा, ठीक है, हैज बीन लगेगा या हैव बीन। 5वां नंबर। अब 4 प्रेजेंट के कंप्लीट हो गए बच्चों, अब 4 पास्ट के। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बच्चों? डिड होती है। क्या होती है बच्चों? डिड, DID। 6वां पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बच्चों? वाज या वर। 7वां नंबर पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब बच्चों क्या होती है? पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैड। ठीक है। 8वां नंबर है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब बच्चों क्या होती है? हैड बीन होती है। क्या होती है बच्चों? हैड के साथ बीन लगता है इसमें, हैड के साथ बीन। 9वां नंबर। अब 4 पास्ट के कंप्लीट हो गया, फ्यूचर के। फ्यूचर एंड डेफिनेट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बच्चों? विल या शैल। विल या शैल। 10वां नंबर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया तो बच्चों क्या होगा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। इंडेफिनिट की बात तो कॉन्टिन्यूअस आता है ना। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी बच्चों? विल में बी लग जाता है, विल बी या फिर शैल बी। इन दोनों में डिफरेंस रहे ताकि मैं ये लगा दे रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे कर दे रहा हूं, विल बी या शैल बी। अब 2 बच्चे बच्चों फ्यूचर परफेक्ट टेंस, अब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसको लिखने के लिए जगह नहीं, इसलिए मैं क्या करता हूं, पहले इसको बता देता हूं, फिर इसी को मिटा करके 2 लिख दूंगा बच्चों। अब होता ये है बच्चों, जैसे आप देख रहे हैं डू डज है, इज एम आर है, हैज बीन है, 2 हेल्पिंग वर्ब दिए हुए हैं। तो क्या तरीका, 2 हेल्पिंग वर्ब क्यों दिए हुए हैं? देखो बच्चों, होता क्या है कि सेंटेंस में जब आप ट्रांसलेशन करोगे तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है
तो वर्ब भी प्लूरल होगी, है ना। अच्छा, सिंगुलर प्लूरल क्या होता है सर? सर एक चीज को अगर कोई एक व्यक्ति हो, एक वस्तु हो, तो हम उसे सिंगुलर कहते हैं, और एक से अधिक चीज हो तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम प्लूरल बोलते हैं, ठीक है। तो इनमें कुछ वर्ब सिंगुलर है, कुछ वर्ब प्लूरल है। तो जो सिंगुलर होगा वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा, जो प्लूरल होगा वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगेगा। तो अगर आपकी कॉपी में जगह हो तो आप लिख लीजिएगा छोटे छोटे अक्षर में, वरना आप मन में ही रख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों ये जो डू है ना, ये इसको प्लूरल माना जाता है, इसलिए प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है। किसके साथ लगता है? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है। जबकि डज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है। एक व्यक्ति के साथ डज लगेगा, एक से अधिक व्यक्ति के साथ डू लगेगा। बच्चों सिंगुलर के साथ इज लगता है, अब प्लूरल के साथ क्या लगता है? आर लगता है। तो अब 3 ठो दे दिया इसमें तो 3 ठो दे दिया, तो फिर 1 ठो काहे लिए एक्स्ट्रा दिया है? बच्चों जो एम होता है ना, वो केवल आई के साथ लगता है, आई फॉर मैं, ठीक है। हैज बच्चों सिंगुलर साथ लगता है, और जबकि हैज किसके साथ लगता है? प्लूरल साथ लगता है। ऐसे हैज बीन, इसमें भी हैज ही है, तो हैज बीन किसके साथ लगेगा? सिंगुलर साथ, और हैव बीन किसके साथ लगेगा? प्लूरल साथ। डिड है बच्चों एक ही शब्द है, तो ये सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ लगेगा। वाज वर है तो वाज सिंगुलर साथ लगेगा और वर प्लूरल साथ लगेगा, ठीक है। इसमें भी फिर से हैड है, तो ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ लगेगा, है ना। हैड बीन है एक ही ठो है, तो सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ लगेगा, सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ। बच्चों विल शैल का नियम अलग होता है। आई बी के साथ शैल लगता है और बाकी सबके साथ विल लगता है। आई बी दो सब्जेक्ट होते हैं, आई और बी के साथ शैल लगता है, बाकी सबके साथ शेष, यहाँ पर लिख दे रहा हूं, शेष के साथ क्या लगता है? विल। अब जहां भी विल आएगा वहां पर यही नियम होगा। विल हैव रहे, चाहे शैल हैव रहे, चाहे विल भी रहे, चाहे शैल भी रहे, जहां जहां शैल विल आएगा वहां पर यही नियम फॉलो होगा। जहां पर शैल रहेगा वहां पर आई बी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल। अच्छा, ये डिटेल में मैं बताऊंगा जब एक एक टेंसेस को लेकर चलूंगा, उस पर रिलेटेड सेंटेंस को ट्रांसलेट कराऊंगा, तो वहां भी नियम में ये बताऊंगा। तो यहाँ पर आप ध्यान रख लें एक बार, और नहीं भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर से आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। तो 2 टेंसेस मैं और बच्चों लिख देता हूं यहाँ पर। ये बच्चों आपको हेल्पिंग और रटने होंगे मुंह जबानी। अगर आप नहीं रटोगे ना तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, तो फिर आप ट्रांसलेशन नहीं सीख पाओगे। इसको नोट करना है, याद करना है बकायदे, ठीक है, तभी आगे का काम, आगे का प्रोसीजर कंप्लीट होगा। बच्चों 10वां हो गया फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, तो 11वां कौन सा बच्चा? फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई बच्चों? विल हैव या फिर शैल हैव। 12वां नंबर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तो क्या होगा? विल हैव बीन, शैल हैव बीन, विल हैव बीन होगा या फिर शैल हैव बीन, यही होगा। ये आपको याद करना पड़ेगा बच्चों। इसमें भी वही नियम, आई बी के साथ शैल है, बाकी सबके साथ विल है, आई बी के साथ शैल हैव बीन, बाकी सबके साथ विल हैव बीन। अच्छा, ये एक जगह नियम चेंज हो जाता है, आगे मैं बताऊंगा, यहाँ भी बता दे रहा हूं। अगर आपका सेंटेंस प्रॉमिस वाला है, थ्रेट वाला है, डिटर्मिनेशन है, या कोई प्रोवर्ब है यानी कहानी, या फिर कोई कथा, या फिर जो होते नहीं कहावत, तो उनके साथ नियम फिर अलग हो जाएगा। अगर ऐसे सेंटेंस आएंगे तब फिर आई बी के साथ विल हैव लगने लगता है, बाकी सबके साथ शैल लगने लगता है, तो थोड़ा नियम चेंज हो जाता है, वो मैं आपको बताऊंगा। हेलो गाइस, तो आपने 12 प्रकार के टेंसेस सीख लिए हैं। अब आप 5 प्रकार के सेंटेंसेस सीखेंगे। देखिए, टेंस और सेंटेंस में डिफरेंस होता है, ठीक है। जैसे वह जाता है, अगर मैं पूछूंगा ये कौन सा टेंस है, तो आप कहोगे प्रेजेंट का इंडेफिनिट है सर, क्योंकि वह जाता है लास्ट में है लगा है तो प्रेजेंट, और तातेती है तो इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। लेकिन अगर मैं पूछूंगा वह जाता है कौन सा सेंटेंस है, तो आप कहोगे सर पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है।
तो 12 प्रकार के टेंसेस होते हैं सर, और उसमें हर टेंस में 5-5 प्रकार के सेंटेंसेस बनेंगे, तो कुल मिलाकर के 60 प्रकार के आपके वाक्य बन जाएंगे। 60 प्रकार के वाक्य बन जाएंगे। अब या तो आप 60 फार्मूला याद करो, ठीक है, या तो आप 60 फार्मूला याद करो, या तो केवल मैं आपको 5 फार्मूला लिखा दूंगा, वो आप हर जगह यूज कर सकते हैं, लेकिन 5 फार्मूला आपको अच्छे तरीके से याद रहना चाहिए। और उसके साथ साथ जो पीछे लिखवाया गया है हेल्पिंग वर्ड, वो भी तैयार होने चाहिए, वरना आप नहीं कर पाओगे। अच्छा, सेंटेंस पे मैं फार्मूला लिखाऊंगा, लेकिन पहले आपको सेंटेंस तो पहचानना आना चाहिए, तभी तो आप सेंटेंस के ऊपर फार्मूला याद करोगे और तभी तो ट्रांसलेट कर पाओगे। आपको सेंटेंस ही नहीं पता होगा तो आप ट्रांसलेट कहां से कर पाओगे। तो सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस बच्चों क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल मैंने लिया कि वह जाता है, पॉजिटिव सेंटेंस है बच्चों। अगर इसी का नेगेटिव बनाऊंगा तो क्या कर दूंगा, वह नहीं शब्द बीच में जोड़ दूंगा, वह नहीं जाता है, वह नहीं जाता है। फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाऊंगा तो बच्चों क्या करूंगा, क्या शब्द पहले जोड़ दूंगा, क्या वह जाता है, क्या शब्द किसमें पहले मैंने जोड़ा, वही पॉजिटिव सेंटेंस में क्या शब्द मैंने पहले जोड़ दिया। अगर मुझे सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो वह कोई भी क्वेश्चन वर्ड, कोई भी प्रश्नवाचक शब्द, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां, किसको, ये सब बीच में अगर सेंटेंस के आ जाए तो वो सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। वह क्यों जाता है। अब देखिए क्यों शब्द बीच में आ गया है ना, तो ये क्या है, सेकेंड इंट्रोगेटिव है। क्या शब्द पहले आ गया तो फर्स्ट इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव क्या होता है बच्चों, जब प्रश्नवाचक के साथ साथ नकारात्मक शब्द भी आ जाए तो वो इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव होता है। वह क्यों नहीं जाता है। चलिए एक बात ध्यान से देख लेते हैं, पॉजिटिव कैसे होता है, जिसमें पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें प्रश्नवाचक शब्द और नकारात्मक शब्द ना हो वो पॉजिटिव सेंटेंस होता है। इसमें नकारात्मक तो शब्द हो लेकिन कोई प्रश्नवाचक शब्द ना हो तो उसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे। सेकेंड इंट्रोगेटिव, फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है बच्चों, वही क्या शब्द पहले आ जाए तो क्या हो जाता है, वो फर्स्ट इंट्रोगेटिव होता है बच्चों, और कोई शब्द नहीं, केवल क्या शब्द अगर पहले आ जाता है सेंटेंस के तो क्या हो जाता है, फर्स्ट इंट्रोगेटिव। जैसे क्या वह जाता है, क्या वह खाता, क्या वह सोता है, क्या वह रोता है, ठीक है। सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है बच्चों, कोई भी शब्द, यहाँ पर कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कुछ भी शब्द बीच में आ जाए प्रश्नवाचक शब्द तो क्या हो जाता है, सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब कोई भी क्वेश्चन वर्ड और साथ साथ उसके नेगेटिव वर्ड बीच में आ जाए सेंटेंस के तो क्या हो जाता है, इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंस। तो आप देखा, वह जाता है, नई शब्द जोड़ दिया, वह नहीं जाता है नेगेटिव बन गया, क्या शब्द जोड़ दिया, क्या वह जाता है, वह क्यों जाता है, वह क्यों नहीं जाता है। तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि इसको आपको आदत हो जाए, ताकि आप पहचानना जान जाओ और ऐसे ही सेंटेंस लिखे रहेंगे आप तुरंत बता दो कि सर ये तो फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस है सर, इसमें फर्स्ट इंट्रोगेटिव वाला फार्मूला लगाइए। आप फार्मूला लगाओगे फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, उसको ट्रांसलेट कर ले जाओगे, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए ना कि सेंटेंस कैसे बनते हैं। चलिए फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको एक दूसरा सेंटेंस दे दिया कि वह सो रहा है, वह सो रहा है। टेंस तो ये मान लीजिए आप बोल देंगे सर है, हूं, लगा, रहा, रहे, लगा, तो इसका मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। टेंस नहीं पूछ रहा हूं मैं पूछ रहा हूँ सेंटेंस कौन सा है। सेंटेंस बोलेंगे सर इसमें कोई भी प्रश्नवाचक शब्द, नकारात्मक शब्द नहीं, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है। जस्ट पॉजिटिव मतलब कुछ कहता ही नहीं, कुछ बताता है हमेशा। वह सो रहा है, ठीक है, वह सो रहा है तो इसका पॉजिटिव। इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा बच्चों, वह नहीं शब्द जोड़ दोगे तो नेगेटिव बन जाएगा, वह नहीं सो रहा है। क्या हो जाएगा बच्चों, वह नहीं सो रहा है। फर्स्ट इंट्रोगेटिव शब्द कैसे बनाओगे सर, क्या शब्द पहले लगा देंगे, फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस मिल जाएगा। वही पॉजिटिव सेंटेंस में क्या शब्द पहले लगा दो, वह सो रहा है, क्या वह सो रहा है, क्या वह सो रहा है। सर अब हमें बनाना है इसका सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कोई भी क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाएगा, वह क्यों सो रहा है, यह वह क्यों सो रहा है, या वह कब सो रहा है, वह कहाँ सो रहा है, कैसे भी आप कर सकते हो, वह क्यों सो रहा है। चलिए बच्चों दूसरा एग्जांपल समझते हैं। बीच में नॉइज आने लगती है तो बंद करना पड़ता है,
तो ये मैं एक बार लिख चुका था, फिर से देख लीजिए। तो अगर हमें पॉजिटिव नेगेटिव, फर्स्ट इंट्रोगेटिव, सेकेंड इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव बनाना है, कैसे बनाएंगे भैया? ये आपने एग्जांपल देख लिया, जैसे वह सो रहा है पॉजिटिव हो गया, नहीं शब्द हमने जोड़ दिया नेगेटिव हो गया, वह नहीं सो रहा है। फर्स्ट इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या शब्द पहले जोड़ दो, किसमें? पॉजिटिव में। क्या वह सो रहा है? क्या वह सो रहा है? सेकेंड इंट्रोगेटिव बनाना है तो कोई भी क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए, ठीक है। तो वह क्यों सो रहा है, वह क्यों नहीं सो रहा है, तो इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ नेगेटिव वर्ड, तो इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव। इसको आपको तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है। 2-4 मैं आपको प्रैक्टिस अभी करवा दे रहा हूँ, और प्लस अपने से मन में सोच करके आपको बना करके प्रैक्टिस कर लेनी है, ताकि आपको सेंटेंस को पहचानने में आराम रहे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कह दिया कि वह खा रहा है, तो इसका नेगेटिव बनाओ बच्चों, बनाओ तुरंत इसको देख करके। वह नहीं खा रहा है। फर्स्ट इंट्रोगेटिव, क्या वह खा रहा है? सेकेंड इंट्रोगेटिव, वह क्यों खा रहा है? इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव, वह क्यों नहीं खा रहा है, ठीक है। अब जैसे मैंने बोल दिया कि आसमान का रंग नीला है, इसका नेगेटिव बनाओ। आसमान का रंग नीला नहीं है। फर्स्ट इंट्रोगेटिव, क्या आसमान का रंग नीला है? सेकेंड इंट्रोगेटिव, आसमान का रंग क्यों नीला है? इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव, आसमान का रंग क्यों नीला नहीं है, या आसमान का रंग क्यों नहीं नीला है, ठीक है। अब मैं बार बार क्यों जोड़ रहा हूं, आप चाहे कुछ भी शब्द लगा सकते हैं, कहां, कब, क्यों, कैसे, ठीक है, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस करानी है, इसलिए मुझे जोड़ना पड़ रहा है। एक ही चीज बार बार अलग चीज इस्तेमाल करूंगा तो आप लोग भूल जाएंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं कि वह सीट पर बैठा है, या वह टेबल पर बैठा है। नेगेटिव बनाओ, वह टेबल पर नहीं बैठा है। फर्स्ट इंट्रोगेटिव, क्या वह टेबल पर बैठा है? क्या वह टेबल पर बैठा है? सेकेंड इंट्रोगेटिव, वह टेबल पर क्यों बैठा है? ऐसे ही बनाना है, बस ऐसे ही बनाना है, ठीक है। इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव, वह टेबल पर क्यों नहीं बैठा है, ठीक है। तुम्हारे पास एक किताब है, तुम्हारे पास एक किताब है। नेगेटिव बनाओ, तुम्हारे पास एक किताब नहीं है। फर्स्ट इंट्रोगेटिव, क्या तुम्हारे पास एक किताब है? सेकेंड इंट्रोगेटिव, तुम्हारे पास एक किताब क्यों है? इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव, तुम्हारे पास एक किताब क्यों नहीं है। ऐसे ही आप कई सारे मैंने एग्जाम्पल बता दिए आपको, आप जो है अपने से मन में सोच करके कोई भी एग्जाम्पल आप अपने से बना लीजिएगा, और आपको बस पहचानना आना चाहिए। मैंने आपको पहचानना सिखा दिया, ठीक है। अब इस पर फार्मूला देखेंगे। पहचान लिए, पहचान कर करना क्या है, इसका फार्मूला देखेंगे, और अगर कोई सेंटेंस आ गया तो उसको वहीं पर ट्रांसलेट कर देंगे, ठीक है। तो बच्चों पॉजिटिव सेंटेंस का फार्मूला क्या होता है? पॉजिटिव सेंटेंस में सबसे पहले आता है बच्चों सब्जेक्ट। क्या आता है? सबसे पहले सब्जेक्ट। फिर आता है बच्चों हेल्पिंग वर्ब। क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब। फिर क्या आता है बच्चों? मेन वर्ब, मेन वर्ब। फिर क्या आता है बच्चों? फिर क्या आता है? फिर आता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर आता है ऑब्जेक्ट, फिर आता है फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट तक ही मेन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है बच्चों? सबसे पहले क्या आता है नेगेटिव सेंटेंस में? सब्जेक्ट। अब मैं शॉर्ट में लिखूंगा बच्चों, ठीक है। मैं क्या लिखूंगा? शॉर्ट में, क्योंकि एक बार लॉन्ग में लिख दिया, अब शॉर्ट में लिखता हूं। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है एचवी। एचवी मतलब हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में नॉट आ जाता है तो वही हो जाता है नेगेटिव। अब ये बदलेगा कुछ नहीं, सब कुछ वही रहेगा, बस इधर उधर शब्द होंगे, ठीक है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, OBJ से ऑब्जेक्ट, ठीक है। फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस फार्मूला क्या होता है बच्चों? सबसे पहले आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर क्या आ जाएगा बच्चों? मेन वर्ब, फिर आ जाएगा बच्चों ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेकेंड इंट्रोगेटिव फार्मूला क्या होगा बच्चों? पहले आ जाएगा क्वेश्चन वर्ड, QUESTION, क्वेश्चन वर्ड। कोई भी क्वेश्चन वर्ड हो बच्चों, क्वेश्चन वर्ड, वर्ड लिख दिया मैंने, वर्ड प्लस उसके बाद क्या आ जाएगा? क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब। इसी में ऐसे ही फार्मूला आएगा, क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा इसके पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर क्या आ जाएगा बच्चों? सब्जेक्ट,
फिर क्या आ जाएगा मेन वर्ब, फिर क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क इसमें भी रहेगा, ठीक है, जहां जहां नेगेटिव इंट्रोगेटिव रहेगा क्वेश्चन मार्क तो लगेगा ही। अब क्वेश्चन वर्ड, इसमें भी क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, क्यू डब्ल्यू मतलब क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर यहाँ पर सब्जेक्ट आ जाएगा बच्चों, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाता है, क्या आ जाता है, सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाता है, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है, इतने आ जाते हैं। यही आपको बार बार रिपीट होगा, देख रहे हैं आप, जैसे कुछ शब्द बदले नहीं। अब इसको पहचानेंगे कैसे, इसके बाद लिखवाएंगे फॉर्मूला ना। सबसे पहले एक में देख लेते हैं, सब कुछ वही शब्द है, एक में जान लेंगे तो सब में पता हो जाएगा। सब्जेक्ट को बच्चों हिंदी में कहते हैं कर्ता, कहते क्या कहते हैं बच्चों, कर्ता। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब बच्चों क्या होता है, इसको कहते हैं सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, ठीक है। देखा आपने, हेल्पिंग वर्ब आ गया ना। अब अगर टेंस आ गया और हेल्पिंग वर्ब आपको नहीं पता है तो आप कैसे ट्रांसलेशन करोगे। मेन वर्ब क्या होता है बच्चों, मुख्य क्रिया। इसके फॉर्म होते हैं, फॉर्म आपने याद किए कि नहीं किए, नहीं किए तो कर लीजिएगा, वरना सब कुछ आते हुए भी आप जो है नहीं कर पाएंगे। ऑब्जेक्ट मतलब होता है बच्चों कर्म, ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है, कर्म, ठीक है। अब यही सब कुछ सब में आएंगे, तो अब इसको पहचानेंगे कैसे हम, इसके बाद हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। ये आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और ये जितना भी चीज मैं अभी लिखवा रहा हूँ बच्चों, ये सारी रटने वाली चीजें, याद मुझ